Hello everyone, welcome all of you to your channel Dubey Academy. I Vikas Dubey presents lecture 2 of class 10th physics chapter 12 electricity. Okay, if you have not seen our previous lecture 1, then please see it. The link is given here for better understanding of this chapter. Okay, so in previous lecture we have discussed about electric charge, electric current, electric potential and electric potential difference. Okay, so now today we will study following topics, and these topics are electric circuit and its components. After that we will study Ohm's law and its experimental verification. We will discuss about experimental verification also, क्योंकि एग्जाम्स में इसके भी क्वेश्चंस बन के आते हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस एंड इट्स मैकेनिज्म. मैकेनिज्म का मतलब होता है किस तरीके से वो वर्क करता है, उसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है. तो आज के हमारे ये टॉपिक्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक सर्किट and its components. तो देखिए गाइज, देखिए आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई होती है, चाहे वो हाउस होल्ड्स में यानी हमारे घरों में हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, तो जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो वो किसी ना किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें जो उसका कन्वर्जन होता है अदर टाइप ऑफ एनर्जी में वो हमें मिलता है. यानी कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके हमें उसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट करके वो हमारे लिए वो एप्लीकेबल बनता है ना. तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग डिजाइन, अलग अलग एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. चाहे वो हमारे घरों में फ्रिज हो, एयर कंडीशनर हो, टीवी हो या लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो. अब देखिए, तो अगर फिजिक्स में जब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इनका हम जब पढ़ते हैं बेसिक जो है, तो अगर कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जुड़ा होता है तो हम उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर ड्रॉ नहीं करते हैं, उसका बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फोटो नहीं बनाते हैं, क्योंकि उससे हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होता है. फिजिक्स में हमें केवल एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैथमेटिकल एनालिसिस करना होता है. इसके लिए हम कुछ बहुत ही सिंपल एंड स्वीट और बहुत ही आसान कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए. तो ये सिंबल्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से इसको हम जो है नॉमेनक्लेचर उनका नेम उनका हम देते हैं, क्योंकि इस तरीके का ड्रॉ आपको कहीं पर भी दिखेगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट कर रहा है. इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है. तो देखिए, आप सबसे पहले जो हमारा जो दिया हुआ है ये आपको पिक्चर में क्लियरली दिख रहा होगा आपको. देखिए सबसे पहले आपको ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें सीरियल नंबर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और लास्ट में सिंबल दिया हुआ है. क्लियर. तो देखिए सीरियल नंबर 1 में इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है. इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है. जैसे हम अपने नॉर्मल जनरल या कॉमन में, जैसे कि हम अपने घरों में वॉच में या किसी रिमोट में जब हम सेल यूज करते हैं तो उस सेल को हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं. क्लियर. तो इस सेल का सिंबल क्या होता है, देखिए आपको दिख रहा है, एक सिंपल लाइन है, एक बड़ा पैरेलल लाइन है, उसके बाद बीच में गैप देकर के एक छोटी लाइन है उसके पैरेलल, और फिर एक परपेंडिकुलर लाइन उससे टच करती हुई निकल रही है. नंबर 1 है ना. इसमें एक बड़ा वाली जो आपका है उसको मैंने पॉजिटिव बोला हुआ है और इसको नेगेटिव बोला हुआ है. यानी कि इसको हम इस तरीके का सिंबल अगर आपको देखने को मिले तो इससे हम इलेक्ट्रिकल सेल बोलते हैं. नाउ नंबर 2 देखिए, सीरियल नंबर 2 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक बैटरी. अब देखो बैटरी क्या होता है. बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो बैटरी बनता है, और बैटरी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है. इसलिए इसमें बीच में देखिए आपको दिख रहा होगा एक सिंपल जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन बड़ी
फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को दिखाने के लिए 2 से ज़्यादा लाइन यूज की हुई हैं। और देखिए फिर से देखिए तरीका वही है कि बड़ी लाइन को पॉजिटिव, छोटी को नेगेटिव से इंडिकेट किया हुआ है। तो इस तरीके का सिंबल अगर आपको दिखे तो ये इलेक्ट्रिकल बैटरी है, आप समझ जाइएगा। उसके बाद नंबर 3 देखिए बल्ब है। बल्ब में इस तरीके से एक सर्कल बना करके और एक इस तरीके का एक लैंप का या एक सिंपल तरीके से उसको कर्व दे करके बहुत ही सिंपल ड्रॉ बना करके इलेक्ट्रिकल बल्ब को इंडिकेट किया। या इसका और में देखिए छोटा सा दिख रहा होगा आपको, छोटा सा सर्कल बना के और एक लाइन को थोड़ा कर्व दे करके फिर उसको सीधा कर दिया है। तो ये इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा नंबर 4 में, देखिए नंबर 4 में आपको दिख रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बीच में गैप है, फिर ब्रैकेट है, फिर एक लाइन है। ये प्लग की है, यानी कि जैसे हमारे घरों में स्विच लगा होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए, सिमिलरली ये की है। देखिए बीच में इसमें गैप है, यानी कि ये खाली है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रिकल स्विच है वो ऑफ है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है स्विच ऑफ, यानी कि इस तरीके का सर्किट अगर किसी पर्टिकुलर वायर से अटैच है, इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इस स्विच के थ्रू ऑफ है। नंबर 5 में देखिए सिमिलर सिंबल है लेकिन बीच में डॉट लगा हुआ है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो यहाँ पर ऑन है, यानी कि स्विच ऑन है। लिखा भी हुआ है इसमें प्लग की और क्लोज्ड स्विच, इसमें हम वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ओपन स्विच एंड क्लोज्ड स्विच। तो इसमें क्लोज्ड स्विच यूज किया हुआ है, जबकि ऊपर वाले में ओपन स्विच वर्ड यूज किया हुआ है। क्लियर टू ऑल। नाउ इसके बाद नंबर 6 देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम वायर को जॉइंट करते हैं तो हम वायर को आपस में मिला देते हैं, उनको हम उसका जो देखा होगा आपने, जैसे घरों में आपने हो सकता है किया भी हो, आपने 2 वायर को हम छील के और उसमें जॉइंट कर देते हैं, यानी कि उनका जो मेटेलिक पार्ट होता है उनको आपस में जॉइंट कर देते हैं। तो जॉइंट को फिजिक्स में इस तरीके से दिखाया जाएगा, यानी कि 2 वायर देखिए इसमें दी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, बीच में उनके डॉट लगा हुआ है, यानी कि जहाँ पर अगर वो मिल रहे हैं रियली, अगर वो उनको जॉइंट किया हुआ है तो डार्क डॉट बना करके उनको इंडिकेट करते हैं। तो ये नंबर 6 में दिया हुआ वायर जॉइंट। लेकिन अगर जॉइंट नहीं है वायर, देखा भी होगा आप लोगों ने, कभी कभी एक वायर के ऊपर दूसरा वायर निकला होता है लेकिन फिजिकली वो जॉइंट नहीं होते हैं। तो इसको देखो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है बीच में, लेकिन हल्का सा एक सर्कल जैसा हाफ सर्कल बना करके उसको दिखाया हुआ है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है केवल वायर इसके ऊपर से निकल रहा है वो परपेंडिकुलर वाला वायर, लेकिन उसको जॉइंट नहीं कर रहा है, यानी कि उसको टच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का जो सिंबल होता है वो वायर कनेक्टिंग विदाउट जॉइंट होता है। उसके बाद नंबर 8 में आपको दिख रहा होगा, ये हिल टाइप का दिख रहा होगा आपको, ऊपर नीचे अप डाउन हिली टाइप का ये शेप दिख रहा है। ये शेप रजिस्टर का है, यानी कि रजिस्टर एक ऐसा मटेरियल जो किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट का अपोजिशन करता है, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर। तो ये आपको दिख रहा होगा। अगर रजिस्टर वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल फैन वगैरह में हमारे घरों में जो एक रेगुलेटर लगा होता है जिससे हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके फैन का स्पीड हम कंट्रोल कर लेते हैं। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस को आपको रेजिस्टेंस देखिए, पहला वाला जो रेजिस्टेंस था नंबर 8 में जो था वो फिक्स रजिस्टर था, यानी कि उसका वैल्यू फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस हिली एरिया में अगर इस तरीके का एक क्रॉस एरो लगा हो, देखो दिख रहा होगा पहले वाले फिगर में आपको 9 में, और के बाद या इस तरीके से ऊपर से एक एरो इसके ऊपर हमने बना दिया है, तो ये इंडिकेट करता है कि रजिस्टर आपका वेरिएबल है, यानी कि रजिस्टर आपका चेंज हो सकता है किसी नॉब किसी स्विच के हिसाब से, यानी कि उसमें ऑलरेडी फिट होता है, उस रजिस्टर में ऑलरेडी एक नॉब लगा होगा जिसको आप घुमा करके उसका रजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो। इसका नेम रियोस्टेट भी बोलते हैं, इसको रियोस्टेट इसमें लिखा भी हुआ है 9 में, ध्यान से देखिए आप, रियोस्टेट भी इसका नेम है, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड रियोस्टेट। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम करंट को मेजरमेंट करते हैं तो इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट अमीटर का यूज करते हैं, यानी कि अमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर को हम ए से इंडिकेट करते हैं और उसका सिंबल कैसा होता है, किसी सर्किट में अगर अटैच होता है अमीटर तो उसमें एक सर्किल में ए बना करके और इसके दोनों साइड से 2 लाइन निकाल करके अमीटर को इंडिकेट करते हैं, बीच में ए लिखते हैं और लेफ्ट राइट में प्लस माइनस, क्योंकि एक प्लस का होता है रेड कलर का वायर और दूसरा ब्लैक कलर का होता है नेगेटिव का वायर। सिमिलरली वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर। इसका भी
जनरल सिंबल है लाइक अमीटर, यानी कि एक सर्कल बना के V लिखा जाता है, V फॉर वोल्ट मीटर, और साइड में रेड वायर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो ये सिंबल थे, इलेक्ट्रिकल सिंबल थे जो आप लोगों ने देखे जो है। आई होप आप लोगों के समझ आया होगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि उसको जो है हम बना देते हैं सिंबल्स को, जिससे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप छोटा सा सिंपल ड्राइंग देख करके या ड्रॉ करके उसे आसानी से इंडिकेट कर सकते हो कि कौन सा सिंबल किस इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट कर रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकेंड टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। क्लियर? देखिए ओम्स लॉ को देखेंगे अब हम। देखिए नाउ सेकेंड लॉ इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपने देखा कि किस तरीके से ओम एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे ओम, और 1827 में उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लॉ बनाया। तो इस लॉ में एक्चुअली क्या है और एक किसको इंडिकेट करता है? देखिए, एज यू नो दैट, एज यू सीन दैट, अगर किसी पर्टिकुलर पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, देन द फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर डिफरेंस। कितना प्रेशर है उसके एंड्स पे, उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा प्रेशर है तो लिक्विड का फ्लो बहुत तेज होता है, और अगर कम प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस है, तो लिक्विड का फ्लो उसमें कम होता है। जो सिमिलरली अगर कोई एक कंडक्टिंग वायर है या कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें कितना अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, तो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी कंडक्टर के एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा। उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट का होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल उसके अक्रॉस, उसके एंड्स पर अप्लाई होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जर्मन साइंटिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम हैज गिवन ओम्स लॉ इन 1827, यानी कि 18th सेंचुरी में जर्मन साइंटिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम फेमस फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था और एक सिंपल लैंग्वेज में इसका स्टेटमेंट दिया था। और इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है, इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर etc. are kept constant, then flow of electric current इज किसमें? किसी पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसका स्टेटमेंट था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। मैथमेटिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये सिंपल लैंग्वेज में इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर एटसेट्रा को अगर आप कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो क्या होगा? देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर की प्रॉपर्टी बदल जाती है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो किसी भी पर्टिकुलर वायर में थर्मल यानी कि हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से उसमें करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है।
ओके। सो हाँ, फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना। देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो फिजिकल कंडीशंस को जनरली कांस्टेंट रख करके उसको हम उस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। तो अगर फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखें तो अगर किसी पर्टिकुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट का मैग्नीट्यूड उसके दोनों एंड पर, यानी उसके दोनों एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन V की जितना ज़्यादा आप V लगाओगे उतना ही ज़्यादा करंट का मैग्नीट्यूड होगा, और जितना आप कम V लगाओगे उतना ही कम मैग्नीट्यूड करंट का होगा। तो दिस इज द सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही एक सिंपल और यूजफुल लॉ है जिसका आप न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ओम्स लॉ का। तो IVR का ये रिलेशन है, इसमें R कहाँ से आता है? तो देखिए आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करके उसको इक्विवेलेंट करते हैं तो एक जो है एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है आपका जो R है, वेयर R इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट is called resistance. This constant is called resistance. Resistance means एक ऐसा पर्टिकुलर, रेजिस्टेंस का मीन होता है जो किसी का अपोजिशन करे, किसी को रेजिस्ट करे, किसी को रोके। तो ये पर्टिकुलर जो कांस्टेंट है वो हो सकता है उस पर्टिकुलर कंडक्टिंग मटेरियल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल हों जो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हों, उसको अपोज करते हों, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए कोई भी पर्टिकुलर जो मेटेलिक मटेरियल होता है, कंडक्टर होता है, उसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हर मटेरियल में मौजूद रहता है। आइडियल कंडक्टर अभी पॉसिबल नहीं है, सुपर कंडक्टिविटी में ये होता है, वो एक बाद का टॉपिक है, हायर क्लास का टॉपिक है। लेकिन जनरली कोई भी आपके पास, चाहे वो कॉपर या गोल्ड ही क्यों ना हो, हर मटेरियल में थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन ऑफर करने वाले एलिमेंट रहते हैं, चाहे वो कार्बन के हों या अदर किसी सब्सटेंस के हों, ठीक है ना। तो R क्या है यहाँ पर? R इज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस का डायग्राम इस तरीके का होता है जो आपको दिख रहा है। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये लगा होता है जहाँ पर हमें करंट का वैल्यू कम करना होता है। और जनरली होता क्या है रेजिस्टेंस, तो ये आप इस इमेज को पहले आप देखिए। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक जो है पाइप है, जिस पाइप में एक लिक्विड फ्लो हो रहा है और बीच में ये पाइप थोड़ा सा नैरो है, सकरा है, उसके बाद फिर ये ब्रॉड हो गया है। तो अगर मैं उस लिक्विड फ्लो हो रहा है और अगर मैं उस लिक्विड को इलेक्ट्रिक करंट बोलूं और बीच में जो नैरो पार्ट है उसका अगर मैं उसको रेजिस्टेंस बोलूं, तो आपको दिख रहा होगा कि इस लिक्विड का ऑब्स्ट्रक्शन नैरोवर पार्ट में जाना होगा, यानी कि इस लिक्विड को यहाँ पर अपोजिशन जाना करेगा, तो वहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा लिक्विड का, यानी कम लिक्विड बाहर निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन ब्रॉड वाले एरिया में काफ़ी निकल रहा है, तो सेम रेजिस्टेंस में होता है। अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल में अगर रेजिस्टेंस जहाँ पर जाना ऑफर हो जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में था। अब रेजिस्टेंस का को हम डिफाइन कैसे करें और इसका यूनिट क्या होता है, तो वो देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ जो है। तो देखिए मैं इस फॉर्मूले को मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि V इक्वल टू आई आर, यहाँ पर R रेजिस्टेंस है। तो अगर हम R का वैल्यू फाइंड करें तो R का वैल्यू कितना निकलेगा? R इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि इफ़ वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन एनी कंडक्टिंग वायर, कितना उस पर रेजिस्टेंस है, तो उसमें हम V डिवाइडेड बाय, यानी कितना उसमें वोल्टेज लगाने पर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका हम डिवाइड करें तो हमें उस पर्टिकुलर मटेरियल का एक कांस्टेंट वैल्यू ऑब्टेन होगा, और दैट कांस्टेंट वैल्यू विल रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। और इसका जो यूनिट होता है, देखिए वैसे आपको पता है कि V यानी कि जो वोल्टेज है इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और I का यूनिट क्या होता है? I का यूनिट होता है आपका एम्पियर, ठीक है ना। तो लेकिन इस लॉ को सर ओम ने दिया था, इसलिए इसको हम वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम भी बोलते हैं। तो ओम इज द जनरल ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? इसको हम एक ग्रीक लेटर इस तरीके से बना करके ऊपर एक नीचे लाइन, फिर ऊपर एक सर्कल जैसा शेप, और फिर इस तरीके से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक ग्रीक लेटर भी ओम को इंडिकेट करता है। तो ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर?
अब रेजिस्टेंस को डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि डिफाइन रेजिस्टेंस या डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को देखिए, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज सच टाइप ऑफ रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल दैट ऑब्स्ट्रक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जो उसके मार्ग में गतिरोध उत्पन्न करती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर? अगर हमें अगर हमें 1 ओम रेजिस्टेंस डिफाइन करना हो तो 1 ओम, देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? देखिए 1 आर का वैल्यू 1 कब आएगा? जब वी का वैल्यू 1 हो, यानी कि अगर हम जो है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और रियल करंट भी आपको 1 ही मिले, 1 एम्पियर ही मिले, तो आपका जो वैल्यू आएगा डिवाइड करने पर 1/1 तो 1 ही आएगा और उसका यूनिट आपका ओम होगा, तो 1 ओम। यानी कि इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको आप डिफाइन कर सकते हैं व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि 1 एम्पियर अगर करंट किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल मटेरियल में, इलेक्ट्रिकल वायर में फ्लो हो रहा है, उसके दोनों एंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर तब उसका जो रेजिस्टेंस है उस मटेरियल का, उसे 1 ओम बोला जाएगा। अब देखिए, जो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो एंड्स होते हैं उनमें कैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो देखिए कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो, किसी भी शेप का हो, वायर हो, तो उसके दोनों एंड्स, उसका एक एंड हो गया आपका ए वाला ए, दूसरा एंड हो गया आपका बी, तो इनके एंड पे कैसे लगाते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखिए बन गया पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इसके दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया, तो इस सर्किट में करंट इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से हम उसके किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के एंड्स पर बैटरी या कोई सेल लगा करके, सेल लगाया हुआ है, बैटरी का सिंबल इस तरीके से होता है, बैटरी में हम 2-3 लाइन बना देते हैं। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर मेटेलिक मटेरियल के दोनों एंड्स के ऊपर कोई बैटरी या सेल लगा करके हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं दोनों एंड्स पर, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उसमें होने लगता है। क्लियर? अभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस ये क्या है, इनमें फ़र्क क्या है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, रजिस्टर एक मटेरियल है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 5 ओम, तो 5 ओम क्या है? 5 ओम का क्या है? एक पर्टिकुलर रजिस्टर है, एक 5 ओम का एक पर्टिकुलर रजिस्टर है, लेकिन उसकी जो 5 ओम जो वैल्यू है ये उसका रेजिस्टेंस है। यानी कि 5 ओम का रजिस्टर एक रजिस्टर है जो कि 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो रजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल एंड रेजिस्टेंस इज इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। यानी कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का, चाहे वो कार्बन का हो, किसी भी अदर मटेरियल का हो, वो रजिस्टर एक पर्टिकुलर मटेरियल का ऑब्जेक्ट होता है और जो रेजिस्टेंस जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। वो कितने, जैसे कि हम ओम ने इसका हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं, तो ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितने यूनिट का है, कितनी उसकी वैल्यू है, वो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, रजिस्टर और रजिस्टर, जो रेजिस्टेंस जो होता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, वो उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी, उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। उस पर्टिकुलर मटेरियल का कितना बड़ा साइज है, अगर ज़्यादा साइज होगा तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो उसके साइज पर डिपेंड करता है, और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर कितना है। तो इन 3 फैक्टर्स पर किसी पर्टिकुलर रजिस्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नाउ लेट्स लर्न, देखिए अभी मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस और उसका मैकेनिज्म समझाया। नाउ अब ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था जिसमें रेजिस्टेंस आया था, इसलिए इसको हमने बीच में ले लिया था। अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, हालांकि ये हम प्रैक्टिकल फिजिक्स लैब में करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देता हूँ जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको लैब में भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं ओम्स लॉ का, तो वो आपको देखना है। देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए सर जॉर्ज साइमन ओम ने
इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करके दिया था। और उसके लिए बहुत ही एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। वायर लिया, इलेक्ट्रिकल वायर, एक बैटरी अटैच की साथ में प्लस माइनस। करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस या रियोस्टेट लगा देता हूँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसमें मैं करंट का वैल्यू बदल सकता हूँ। उसके बाद एक अमीटर लगा देता हूँ करंट को मेजरमेंट करने के लिए, प्लस से ऐड करेंगे अमीटर का। ध्यान रखिएगा अमीटर हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पैरेलल में आप लगा दोगे तो ये पर्टिकुलर मेजरमेंट आपको नहीं करके देगा। उसके बाद सपोज किया कि ये आपने एक रेजिस्टेंस लगाया, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, कोई लैंप, कोई अदर पर्टिकुलर एलईडी बल्ब हो सकता है आर, जिसके एलोंग आपको सपोज किया इसके दो एंड्स हैं, एक एंड इसका यहाँ पर है, एक एंड इसका यहाँ पर है, ए और बी, और उसके बीच में आपको इस पर्टिकुलर कंडक्टर में पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बीच में आपको ओम्स लॉ को आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके बीच में कितना वोल्टेज लग रहा है उस वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए आप यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दोगे। क्लियर? पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव वाली लाइन से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाली लाइन से इसका नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर हमें इसका पैरेलल लगाया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, पैरेलल यानी कि इस तरीके से उसके नीचे करके लगाया जाएगा उसी लाइन में, जबकि जो अमीटर होता है वो बिल्कुल सीरीज में लगाया जाता है, जैसे कि चेन रूल होता है, आपस में चेन लगी होती है, एक रिंग दूसरे रिंग से कनेक्ट होकर के, तो ये सीरीज हो गया यानी कि एक ही लाइन में, और उसके पैरेलल लाइन में जो कनेक्ट करके हम लगाते हैं उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, और सीरीज में जो लगाते हैं उसे बोलते हैं मीटर। तो ये सिंपल सर्किट हमने बनाया और देखिए सिंबल्स का हमने यूज किया तो कितनी जल्दी आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए ओम्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले इसमें जब हम तो यहाँ पर हमने एक की और लगा देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक की और लगा दी। ओके, की का मतलब क्या होगा, इसको मैं ऐसे ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो अभी ये ऑफ है, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, की है, की का सिंबल के होता है, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से इस सर्किट में करंट का फ्लो होने लगेगा और करंट शुरू हो जाएगा। तो जितना करंट इसमें आएगा, मैं यहाँ पर एक टेबल बना लूँगा कि कितना करंट आ रहा है, इस तरीके से मैं एक टेबल ड्रॉ कर लूँगा यहाँ पर। जैसे कि मैंने सबसे पहले करंट इसमें सपोज किया 10 एम्पियर चल रहा है करंट, तो मैंने यहाँ पर 10 लिखा, 10 एम्पियर चल रहा है। तो सपोज किया इसमें रीडिंग दिखा रहा है इस लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स के अकॉर्डिंग ओम्स ने क्या बताया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जितना आप भी लगाओगे उतना ही करंट फ्लो होगा। तो सपोज गया कि उसी प्रोपोर्शन में सपोज किया यहाँ पर मैंने भी 10 ले लिया, पर मैंने करंट को मैंने कम कर दिया। करंट कम कैसे करूँगा मैं, इस रेजिस्टेंस, इस रियोस्टेट को मैं कंट्रोल करके इसको मैं इसकी नॉब को घुमा करके मैं इसमें से करंट कम कर दूँगा। जैसे फैन का करते हैं हम कंट्रोल, सपोज कि यहाँ पर 9 कर दिया तो उसी प्रोपोर्शन में ये भी कम हो जाएगा। हालांकि इक्वल नहीं होता है, कुछ उसका वैल्यू कांस्टेंट की वजह से कम हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसका दे रहा हूँ। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के पर्पज से। सिमिलरली 8, सिमिलरली 7, सिमिलरली 6, इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा, आप जितना आपको कैलकुलेट करना है एज योर विश, 5, 4, 3, 2, 1, जितना आपको लिखना है ना। कभी कभी तो हमारा 2 या 3 डेटा में हमारा कम हो जाता है। तो एक सिंपल तरीके से मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली कई बार करके देखा। क्लियर? तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाता है कि जितना ज़्यादा आप भी अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, उसी प्रोपोर्शन में आपका V भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, यानी कि V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से इस सर्किट की हेल्प से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको हम वेरीफाई कर देते हैं। और उसका ग्राफ भी अगर बनाना होता है तो उसका भी ग्राफ भी हम बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया V, यहाँ पर मैंने ले लिया I, और इस तरीके से यहाँ पर हो गया आपका ओरिजिन ग्राफ। आप लोगों को मैंने बनाया क्लास 9th में, 9th का वीडियो है हमारा ग्राफिकल, उसको आप देख सकते हैं, ग्राफिक वाला चैप्टर क्लास 9th में, मोशन चैप्टर में ग्राफ दिए हुए किस तरीके से प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं शुरू करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो जब हम उनको मिलाओगे आप, जैसे कि 10 को 10 से मिलाओगे, सपोज किया यहाँ पर है 10, इसके ऊपर है ना ये 8 था, 9, 10, यहाँ पर भी मैं और बढ़ा देता हूँ, है ना। तो सपोज इसको नंबर भी लिख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। ऐसे यहाँ पर जो है, जैसे कि आपने जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
जब उसको आप मिलाओगे, जैसे कि अगर टेंशन नहीं मिलाना है तो शुरू से कर दीजिए, आप मिलाना 1 से 1 इस तरीके से मिलाओगे तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, 2 का 2 इस तरीके से आपको ये पॉइंट मिलते जाएंगे। और जब इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो इस तरीके से आपको एक सिंपल स्लैंटेड स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सिमिलर ग्राफ आपको यहाँ पर v और i के बीच का आपको मिलेगा। तो ये ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ अगर कहीं पे हो किसी भी कंडक्टर का, तो ये ग्राफ ओमिक डिवाइस को, ओमिक मटेरियल को इंडिकेट करता है। यानी कि जो मटेरियल से जो पर्टिकुलर कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम ओमिक डिवाइस या ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। क्लियर? इसमें आपको मैंने एक 9th क्लास में स्लोप भी निकालना बताया है। स्लोप कैसे निकालते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर निकालना है स्लोप इन 2 पॉइंट के बीच में, या मुझे यहाँ पर दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट्स बने हुए हैं, मुझे यहाँ मुझे स्लोप निकालना है। तो थीटा बनाऊंगा मैं यहाँ पर। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, जो मैंने बताया था ऑलरेडी 9th क्लास में। अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो उस 9th क्लास की वीडियो को देख लीजिए। 9 थीटा ये 90 होता है यहाँ पर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये इधर वाला जो वैल्यू है वो v का वैल्यू है और इधर वाला बेस i का वैल्यू है, तो v अपॉन आई। तो v अपॉन आई, तो v अपॉन आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इक्वल टू कितना होता है RI, तो v अपॉन आई कितना होता है R। तो इस VI ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या वैल्यू देता है, स्लोप रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। ओके, यानी कि स्लोप की हेल्प से आप रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर टू ऑल? तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।